नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ स्टडी स्टिमुलेटर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का सीईटी में अच्छा स्कोर बना होगा। अगर किसी भाई बहन का 26 की फर्स्ट शिफ्ट व 27 की सेकंड शिफ्ट में अगर कम स्कोर बना है तो फिर भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आप भी स्कोर अच्छा हो जाएगा और हरियाणा पुलिस के लिए एबल हो जाएंगे। हम आज आपके लिए हरियाणा पुलिस व ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए एशियन हिस्ट्री की एक बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। हम स्टार्ट करते हैं भारत का इतिहास। धर्म ग्रंथ के आधार पर जानकारी। हरियाणा का प्राचीनतम ग्रंथ है वेद। वेद के संकलनकर्ता का नाम है वेद व्यास। वेद उपदेश देता है वसुदेव कुटुंबकम। वेद किसका उपदेश देते हैं? वसुदेव कुटुंबकम। वेदों की संख्या कितनी हमारी? 4। पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा वेद यजुर्वेद, तीसरा वेद सामवेद, चौथा वेद अथर्ववेद। पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में ऋचाओं की क्रमबद्ध समूह। ऋग्वेद में क्या है? ऋचाओं का क्रमबद्ध समूह। इसमें कुल 1462 ऋचाएँ हैं। इसमें कुल 10,462 ऋचाएँ हैं, 10 मंडल और सूक्त 1028। पढ़ने वाले ऋषि कहलाता उत्तर। क्या जानकारी देता है? ये पूछा गया भाई ऋग्वेद हमारे को क्या जानकारी देता है? आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं परमेश्वर की महिमा की जानकारी कौन देता है हमें? ऋग्वेद। ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र। प्रमुख मंडल। ऋग्वेद के प्रमुख मंडल कौन कौन से हैं? तीसरा मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख। 9वें मंडल में हमें सोम का उल्लेख मिलता है और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ, हाथ के द्वारा लिखी गई ऋचाएँ। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल। पुरुष की उत्पत्ति, मतलब कि किसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजा से, वैश्य की ब्रह्मा की जांघ से और शूद्र की ब्रह्मा के चरण से। यह हमें ऋग्वेद के अनुसार किसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये बताया गया। उसके बाद आ गया ऋग्वेद में अदन्य शब्द का संबंध किससे है? मतलब कि जिसका कोई धन ना लगा सके, ऐसी कौन सी चीज को माना गया ऋग्वेद में? गाय से। गाय को एक अदन्य माना गया भाई ऋग्वेद में। इस वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का। उसके बाद आगे यजुर्वेद में हमें क्या मिलता है भाई? बलि तथा मंत्रों के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। मतलब कि जो बलि देना हो गया, बलि के नियम हो गए,
और भाई अपने अवन का जो मंत्र बोले जहाँ हैं वे हो गए, उन सब का संकलन किस में मिला है? यजुर्वेद में। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? अर्धवर्यु। यज्ञों के नियम तथा विधि विधानों का संकलन है यजुर्वेद। ऐसा वेद जो गद्य एवं पद दोनों में है, मतलब जो गाया भी गया है और पढ़ मतलब लिखा भी गया है। ऐसा कौन सा वेद है? अपना यजुर्वेद। सामवेद, गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन। गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन यजुर्वेद में और सामवेद में। पाठ्यकर्ता कहलाता है जो सामवेद ने पढ़ा है, जो उसके पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? उदात्तर। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। ऐसा कौन सा वेद है? भाई नोट डाल के बेसिक लिख लियो। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता? यजुर्वेद तथा सामवेद, इनमें कोई भी ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र नहीं मिलता है। अर्थवेद, रचनाकार। अर्थवेद के रचनाकार कौन है? अपने अर्थवारिशी। इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? 731 और पद है 6000। यह वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इससे क्वेश्चन ऐसे बन सका भाई, ऐसा कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? अर्थवेद। सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन किस में मिलता है? अर्थवेद में। अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त कौन सा? पृथ्वी सूक्त है। कुरु देश का अच्छा विवरण मिलता है जी। कुरु देश का अच्छा विवरण किस में मिलता है? अर्थवेद में। और इसमें जो कुरु देश का राजा कौन सा था? परीक्षित के बारे में। राजा परीक्षित के बारे में अर्थवेद में वर्णन मिलता है। वेदों की शाखाएं। वेदों की शाखाएं, भाई ऋग्वेद की एकमात्र शाखा थी शाकल शाखा। उसके बाद यजुर्वेद की शाखाएं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। फिर इनकी भी शाखाएं के भी भाग थे। शुक्ल यजुर्वेद की शाखा 2, मध्यानिंद और कान्य। और कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय। ये 4 शाखाएं किसकी थी? कृष्ण यजुर्वेद के शाखा के 4 भाग थे। सामवेद की शाखाएं कोथुम, राणियम एवं जैमिनी। अर्थवेद की शाखाएं सोन और पेपलाद। अर्थवेद की शाखाएं सोन और पेपलाद 2 शाखाएं थी। उपनिषदों की शाखाएं की संख्या, कुल उपनिषद कितने थे? अपने 108 उपनिषद। पुराणों की संख्या कितनी? 18। पुराणों की रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रसर्वा थे। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। पुराण कितने? अपने 3। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। मत्स्य पुराण है जो अपना सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है। आंध्र सातवाहन कौन से वंश से संबंधित था? आंध्र सातवाहन। इस वंश की ये खासियत थी, ये माता का गोत्र लगाते थे अपने नाम के पीछे। किसका? माता का। जो अपने तो पैतृक लागा भाई, पिता का गोत्र। इसमें इस वंश के आदमी के लाए थे माता का गोत्र या माता का नाम। विष्णु पुराण मौर्य वंश, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है।
महत्वपूर्ण अभिलेख। हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा। कलिंग राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख, रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ, समुद्रगुप्त। एलोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर, मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार राजा भोज। भित्री, स्कंदगुप्त। देवपाड़ा, विजयसेन। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है। मानव का वैज्ञानिक नाम, होमोसेपियस। ज्ञानी मानव होमोसेपियस का जन्म धरती पर कब हुआ था? 30 या 40,000 साल पहले। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। मनुष्य की स्थायी निवास की प्रवृत्ति कौन से काल में आई? नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। मनुष्य द्वारा पहला बनाया गया पालतू जानवर कुत्ता। सर्वप्रथम धातु का प्रयोग तांबा। मनुष्य द्वारा प्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी। सबसे पहले कुल्हाड़ी के अवशेष कहाँ मिले? अतिरम कप्पम। कृषि का आविष्कार, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? कृषि का आविष्कार हमारा नवपाषाण काल में हुआ था, नवपाषाण काल में। कृषि से संबंधित आविष्कार हेतु सर्वप्रथम स्थल मेहरगढ़ का बलूचिस्तान, मेहरगढ़ तथा बलूचिस्तान, जहाँ से हमें कृषि से संबंधित आविष्कार हेतु सर्वप्रथम स्थल मिले हैं। सबसे पहले अपनाई गई फसल तो थी गेहूं और जौ, और सबसे पहले अपनाया गया अनाज चावल। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़। कुलडी हवा का संबंध है, जो कुलडी हवा है इसका संबंध किससे है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। प्राचीन काल में भारत के लगभग औजार किस पत्थर से बने थे? सेप्टिक पत्थर से। किस पत्थर से बने थे? सेप्टिक पत्थर से। सर्वप्रथम भारत में सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। सर्वप्रथम भारत में सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। भारत का प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि असम का श्वेतप्रभु गिब्बन, असम का श्वेतप्रभु गिब्बन। ताम्रपाषाण काल की बड़ी बस्ती कौन सी थी? इनाम गांव, इनाम गांव। ताम्रपाषाण काल की बड़ी बस्ती कौन सी थी? इनाम गांव। मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला? नर्मदा घाटी पर। मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ मिला? नर्मदा घाटी पर। पहली बार भारत में शैलचित्रों की खोज 1807 से 1808 में
आखिरी बोल द्वारा। भीमटेक गुफाएं, भीमटेक की गुफाएं, इनमें क्या मिलता है? शैल्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भीमटेक की गुफाएं। ये पूरा पाषाण काल व मध्य पाषाण काल के हैं। जो ये शैल्य चित्र है ना, जो भीमटेक गुफा में, ये पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के हैं। भीमटेक की गुफा कित है? एमपी के रायसेन में, एमपी के रायसेन में स्थित हैं। खोज किसने करी थी? विष्णु श्रीधर वाकणकर, और इसे 1990 में राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित कर दिया था। 1990 में राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित कर दिया था। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित कर दिया था। जो भीमटेक की गुफाएं हैं वो 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित कर दी गई थी। एवं आगे हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता यह एक बहुत प्राचीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का काल 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व रहा है। कहाँ से कहाँ? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी का विस्तार, सिंधु घाटी का विस्तार त्रिभुजाकार में मिलता है। किस पद्धति से ज्ञात होता हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी पुरानी थी? किस पद्धति से प्राप्त हुआ कि हमें कि सिंधु घाटी इतनी पुरानी थी? C14 पद्धति, कार्बन रेडियो कार्बन पद्धति। रेडियो कार्बन पद्धति C14 पद्धति की खोज किसने की थी? V.F. लीवी, V.F. लीवी ने 1946 में की थी। किस रेडियो कार्बन पद्धति की खोज किसने की थी भाई? V.F. लीवी। कब? 1946 में। सिंधु सभ्यता की खोज, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने के द्वारा। ये हम क्या सोचा है? सिंधु ये एक तो कह दिया कि 1946 में हमने बेरा लग गया था कि सिंधु सभ्यता इतनी पुरानी है। क्यों? रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा। और इसमें कि एक प्रश्न बना, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में की थी। भाई खोज तो साक्ष्य तो 1921 में मिल गए थे, पर जो C कार्बन पद्धति आई थी ना 1946, इसके द्वारा हमें यह बात प्राप्त हुई थी कि जो हमारी सिंधु सभ्यता है वह 2400 ईसा पूर्व से लगभग 1700 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग में रखा गया? सिंधु घाटी सभ्यता को कौन से युग में रखा गया है? आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में। कौन से युग में? आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे भाई? उनकी नदियाँ कौन सी थी और खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा पहला प्रमुख नगर हड़प्पा। कौन सी नदी पे था? रावी। किसके खोजकर्ता? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। उसके बाद मोहनजोदड़ो। देख जिनके पीछे भी दड़ो जी दीजी दड़ो ऐसा कुछ आवा है वही सारे सिंधु नदी पे। मोहनजोदड़ो, चानोदड़ो, कोट दीजी, ये किस पे हैं? सिंधु नदी पे, सिंधु नदी पे। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखलदास बनर्जी, चानोदड़ो के N.G. मजूमदार, कोट दीजी के खोजकर्ता फजल अहमद। कोट दीजी के कौन है? फजल अहमद। कालीबंगा घग्गर नदी पे अमलानंद घोष। कौन है इसके खोजकर्ता? अमलानंद घोष। रंगपुर कौन सी नदी पे? मादर पे।
इसके खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। रंगपुर में भी रंगा हुआ है, रंगनाथ राव में भी रंगा हुआ है। रोपड़, रोपड़ कौन सी नदी पे है? सतलुज पे। सतलुज पे इसके खोजकर्ता जगदत्त शर्मा। रोपड़, सतलज, जगदत्त शर्मा। लोथल, ये जो बाहर आदमी होगा उन्हें क्या करना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा। आगे जाके क्या करना पड़ेगा? भोगना। लोथल कौन सी नदी पे है? भोगवा। लोथल, भोगवा। और इसके को भी लेखक खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, जब कोई भी गिरेगा उसकी हड्डी हड्डी के पड़ेगी हिल जाएगी, तो आलमगीरपुर हिंडन। इसके खोजकर्ता कौन है? जगदत्त शर्मा। जगदत्त शर्मा एक के और थे किसके थे? रोपड़ के, जो सा सतलज नदी पर थी। सूतकांगडोर, सूतकांगडोर कौन सी नदी पे है? दासक नदी पे। दासक। इसके खोजकर्ता कौन है? आर्ने स्टाइल। सूत कातेगी दशकों तक कौन से आर्ने स्टाइल में? सूत कातेगी दशकों तक आर्ने स्टाइल में। ये इसके ट्रिक है याद रखने की। सूतकांगडोर, दासक नदी, आर्ने स्टाइल। बनमाली, रंगोई। इसके खोजकर्ता कौन है? रविंदर सिंह बिष्ट। बनमाली, रंगोई, रविंदर सिंह बिष्ट। धोलावीरा, लूनी, जेपी जोशी। जेपी जोशी नया नया भाई नौकरी लग गया, उससे कोई रिश्वत देना आया तो वो क्या बोला? देला नहीं लूँ, मतलब भी देला लूनी। देला लूनी, देलावीरा लूनी नदी पे है। जेपी जोशी इसके खोज करता है। सोतका, सोतका, सोतका शादी करोड़ जॉर्ज डेल्स के साथ। सोतका शादी कर जॉर्ज डेल्स के साथ। सोतका शादी कर जॉर्ज डेल्स के साथ। सोत का प्रमुख नगर था, नदी थी उसकी शादीकोर, और खोजकर्ता थे उसके जॉर्ज डेल्स। हड़प्पा के नगरों के से प्राप्त होने वाले साक्ष्य। हड़प्पा, मोहरों पर एक सिंगी पशु, मतलब कि गैंडे के निशान मोहरों पर। तांबे का एक दारगाड़ी, ये कितना हमने प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो में के प्राप्त हुआ? 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ ब्रह्मा की मुद्राएं, नर्तकी की काश्य मूर्ति, विशाल अन्नानगर व सन्नानगर। शाहनुदड़ो मन के बनाने के कारखाने, कालीबंगा जुते हुए खेत, नकाशीदार ईंटें, कोट दीजी पत्थर के बाणगरे। भाई ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरियाणा सीईटी के 27 तारीख इवनिंग शिफ्ट में कति एक्यूरेट एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम डिटो लाइन ठा का बना रखा था भाई। किसी ने भी अगर डाउट लग गया इस बात में, बेशक 27 की इवनिंग का जाकर पेपर उठा के देख लियो, कति एग्जैक्ट सेम टू सेम डिटो लाइन मिलेंगे भाई। हमने एमसीक्यू मार लिए, लास्ट टाइम मैराथन देख ली भाई, उससे बस काम चलाओ काम हो रहा है। अगर नंबर बनाना है, स्कोर बनाना है, तो हमने पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। और लो मैं हमने क्वेश्चन शेयर कर भी दूँ, बता भी दूँ कि आ रहा था। इस प्रकार का प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? यार करके 4 ऑप्शन दे दिए, ये चारों का बेरा होना चाहिए। लोहे के औजार, जल निकासी व्यवस्था, ईंटें और मनके, विशाल स्नानघर, या उत्तर नहीं देना चाहता। इस प्रकार का प्रश्न था, ये भी बताओ तुम। देख ईटा का साक्ष्य देखिए पा गया भाई हमने इसमें, नकाशीदार ईंटें, काली बंगात है, जूते हुए खेत, और मनके बनाने की कारखाने था। मनक्या का बेरा ला गया भाई, ईंटें और मनके। चान उधड़ो तो मनके बनाने का साक्ष्य मिला है।
इस प्रकार विशाल स्नानघर अपना इसमें हो गया। मोहनजोदड़ो है स्नानघर व स्नानघर और पानी विशाल स्नानघर हो गया। जल निकासी व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था का भी इस समय है। जो साइन बोर्ड जल संग्रहण के अवशेष है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो जल की निकासी का पूर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, बस लोहे के औजार इसका करेक्ट आंसर था। इबाड़ की स्वयं बिछड़े, ये प्रश्न गलत हो गया। सिंधु घाटी का आधा प्रश्न था, कति आसान प्रश्न था, आसान प्रश्न भी गलत हो गया। हम कितना रहे भाई कालीबंगा पे। कालीबंगा के तके मिले हमने जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटें। कोट दीजिए, कोट दीजिए के मिला पत्थर के बाण ग्रह, पत्थर के बाण ग्रह। रंगपुर चावल की भूसी, चावल की भूसी। रोपड़, रोपड़ से के साक्ष्य मिला मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। लोथल, लोथल बंदरगाह, लोथल नाम के मेरा आप दो है बंदरगाह। बनमाली मिट्टी के खिलौने। धोलावीरा साइन बोर्ड जल संग्रहण के अवशेष, संग्रहण के निकासी के इन सब के अवशेष साइन बोर्ड में आगे पूरे जल साइन बोर्ड में ये कितना मिला हमने धोलावीरा है। क्योंकि हमने एक कोई भी चीज़ है, एक भी टॉपिक पढ़े हैं तो उसने प्रॉपर पढ़ लेना चाहिए। हम शॉर्ट्स देख लिए, PYQ देख लिया, अरे PYQ का 100% थोड़ी कि वो अगली बारी भी PYQ रिपीट होगा कि नहीं होगा, तो हमने थ्योरी ज़्यादा पढ़नी चाहिए भाई। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के शहरों की आधुनिक युग में क्या कुछ स्थिति है, मतलब ये वो किस है। हड़प्पा, हड़प्पा स्थल की था भाई अपना साहिवाल जिला पाकिस्तान, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत, जो भी पाकिस्तान में। चानुदड़ो नवाबशाह जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान। कालीबंगा इम्पोर्टेंट है भाई, यो इंडिया में है, इसलिए हम पाकिस्तान वाले ना भी पूछे कौन सी चीज़ पाकिस्तान में किस है कि नहीं है, पर हमने भारत का भी रहना चाहिए। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। अरे वो हनुमानगढ़ जिला है जो हरियाणा के 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कोट दीजी खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान। रंगपुर, रंगपुर कहाँ पे है अपना गुजरात, गुजरात का कठियावाड़ा जिला, गुजरात का कठियावाड़ा जिला। रोपड़, रोपड़ पंजाब का रोपड़ जिला, पंजाब का रोपड़ जिला। आलमगीरपुर मेरठ यूपी। सूतकांगडोर पाकिस्तान के मरकाना में समुद्री तट के किनारे। बनमाली, बनमाली अपना हिसार में, बनमाली हिसार हरियाणा। धोलावीरा कच्छ गुजरात। सोतका दक्षिण बलूचिस्तान। हमने पढ़ने सारे, पर इम्पोर्टेंट जो भारत में है सारे याद रखने हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए। गुजरात। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट जो ऑनलाइनर क्वेश्चन है वे हैं जो प्रीवियस ईयर में भी बार बार रिपीट हुए और प्रश्न नहीं है। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। राखीगढ़ी घग्गर नदी हरियाणा के हिसार जिला। राखीगढ़ी घग्गर नदी हरियाणा का हिसार जिला भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी की खोज किसने की थी। सूरजबान ने। कद 1963 में। हरियाणा गठन से 3 साल पहले। याद रखने की ट्रिक। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह, सिंधु सभ्यता में कुल 2 बंदरगाह थे, एक लोथल एक सुतकोदा। कालीबंगा प्रसिद्ध था। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था भाई। चूड़ियों के लिए। और कालीबंगा धाम ने के
मिल प्राप्त हुए थे जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें। और ये किसके लिए भी प्रसिद्ध था? चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध था। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय। हड़प्पा संस्कृति में कुल कितने नगरों को संज्ञा दी गई थी? नगरों की संख्या कितने उनको दी गई थी? 6 नगरों को। मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, हड़प्पा, राखीगढ़ी, गढ़वारीवाल और कालीबंगा। पुरातत्व एवं स्थान और नदी जो भारत के हैं। भारत के पूर्व में सूतकांगडोर दासक नदी पे जो पूर्व में नहीं भाई, सॉरी। भारत के पश्चिम में सूतकांगडोर दासक नदी पे जो, पूर्व में आलमगीरपुर इंडन नदी पे, उत्तर में मादा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे, दक्षिण में दाइमाबाद अहमदाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी के पास। सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य हैं पुरास्थल। पूर्व हड़प्पाकालीन आमिर का क्षेत्र। पूर्व हड़प्पाकालीन आमिर का क्षेत्र कौन सा था? पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक। किसी भावचित्रात्मक, जिन चित्रों को देख के भाव प्रकट हो, इस तरीका की शैली थी, जो लिपि थी। नोट, यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी भाई। यह लिपि, नोट कर लियो यह बात, कि यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति। एक और इम्पोर्टेंट बात है भाई, घरों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसमें घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क, मेन सड़क पर खुलने के बजाय बल्कि घर के पिछवाड़े की ओर खुलते थे। मतलब पीछे कोई अलग तक गली लगाई हुआ करती, उस पर खुला करते, मेन सड़क के बजाय। एक लोथ, और उस में वैसे एक लोथल, एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ घरों के दरवाजे एवं खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। यो एक अपवाद था लोथल, क्योंकि यो एक बंदरगाह थी, तो इसके भी एक साइड समुंदर लगा था, बैक साइड में समुंदर लगा था, इसलिए इसकी खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खोले जाते थे। मुख्य फसल, मुख्य फसल कौन सी थी भाई? गेहूं तथा जौ। मिठास के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री शहद, तौल की इकाई थी 16 के अनुपात में मोलुआ। मोलुआ शब्द का अभिप्राय किससे है? मोलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। यातायात का साधन, यातायात का साधन क्या था उस टाइम पर सिंधु घाटी सभ्यता में? 2 या 4 पहियों वाली बैलगाड़ी तथा भैंसा गाड़ी। हड़प्पा संस्कृति की राज्य व्यवस्था थी वणिक वर्गीय। किस प्रकार की राज्य व्यवस्था थी हड़प्पा संस्कृति की? वणिक वर्गीय। कुप्रथाएं, कुप्रथाएं कौन कौन सी थी हड़प्पा सभ्यता में? पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति। मनोरंजन के साधन, मछली पकड़ना, शिकार खेलना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ पासा खेलना आदि एवं मनोरंजन के साधन थे। अंतिम संस्करण की प्रथाएं, अंतिम संस्कार की प्रथाएं, अंतिम संस्कार की प्रथाएं, शव और जलाना व दफनाना। अंतिम संस्कार की दोनों तरह की प्रथा थी भाई हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में। शवों को जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। जलाया कि जाता था, जो मोहनजोदड़ो
जब किसी नाम जुड़ाएंगे तो दड़ दड़ चढ़ चढ़ की आवाज़ सुनाएगी। तो वह क्या है, मोहनजोदड़ो शवों को जलाते थे और हड़प्पा शवों को दफनाने की प्रथाएं थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टोराकोटा। पकी हुई को क्या कहा जाता था? टोराकोटा। नास्तिकता के अवशेष, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरकता की देवी मानकर पूजा करते थे। स्वास्तिक का निशान हड़प्पा सभ्यता की देन है। कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता, नोट कर लो पॉइंट ने, सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिरों के अवशेष नहीं मिलते, क्योंकि मंदिर पूजा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करा करते सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहर व उनकी महत्वता, लोथल। लोथल स्थान था जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल में पैमाने की खोज ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ के लोग मापतोल से परिचित थे। जो लोथल में पैमाने की खोज हुई थी, जो 16 के अनुपात में तोला था, उस तरह के बात कंफर्म हो जाए कि यहाँ के लोगों को मापतोल का परिचय थे। गोदीबाड़े का अस्तित्व व फारस की मोहर यहाँ से प्राप्त हुई। मतलब भी दूसरे बंदरगाह थी तो दूसरे देश की भी करेंसी मिली है, फारस की मोहर यहाँ से प्राप्त हुई। युगल संवादान एवं तथा द्विशक संस्करण के प्रमाण मिल लेते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है भाई। यहाँ आता है भाई, नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति मिली है। घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। वृद्ध स्नान घर मिले हैं। इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। नखलिस्तान भी कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। पुरोहित आवास एवं विश्वविद्यालय के अस्तित्व भी मिले हैं। सूती कपड़े, तांबे के ढेर तथा हाथी के अवशेष भी मिले हैं। कालीबंगा अवन कुंड का साक्ष्य, नकाशीदार ईंटें, जुते हुए खेत, हल तथा फसल उगाने का साक्ष्य। यह ऐसा स्थल है जहाँ दुर्ग और नीचे का नगर दोनों अलग अलग परिसर से घिरे हुए थे, मतलब ये अलग अलग बाउंड्री से घिरे हुए थे। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? घोड़े से। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? घोड़े से। युग्म समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? मतलब जोड़े में समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल एवं कालीबंगा से। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, मतलब ये कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदी जाती थी भाई सिंधु सभ्यता में के समय पर? तांबा कितना प्राप्त हुआ था? खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवृत मेसोपोटामिया। सीसा ईरान से। वैदिक सभ्यता वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल
1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है भाई। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व बांटा गया है। पहला, आर्य सबसे पहले कहाँ से बसे थे? पंजाब व अफगानिस्तान। मेम्स मुल्लर द्वारा आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया। मैक्स मुल्लर के द्वारा आर्यों का मूल स्थान कौन सा था? मध्य एशिया। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कहलाई वैदिक सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की प्रशासनिक इकाई क्या थी? आर्यों की प्रशासनिक इकाई आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटा गया है। पहला कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। कुल ग्राम विश्व जन राष्ट्र। कुल ग्राम विश्व जन राष्ट्र। आर्यों के प्रमुख ग्राम की मुखिया या ग्राम का मुखिया ग्रामीणी। विश्व का मुखिया विश्वपति। जन का मुखिया शासक। रत्नी कौन होते थे? सूत एकदार व कमदी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनकी संख्या 12 होती थी। रत्नियों की संख्या कितनी होती थी? 12। आर्यों के प्रशासन में किसको क्या कहा जाता था? दुर्गपति, पुरुप, गुप्तचर, शपस, गोचर भूमि का अधिकारी, वाजपति, अपराधियों को पकड़ने वाला, उग्र, राजा को सलाह देने वाले संस्थाएं, सभा और समिति। सभा में क्यों आकर है? सभा भ्रांत लोगों की संख्या, संभ्रांत मतलब सम्मान मतलब राजा की इस तरीके से सलाह लेने खातर या सभा समिति है। समिति में क्यों है? सामान्य लोगों की संस्था मतलब जो अपने सामान्य लोग हैं उनके भी विचार लिया करता राजा उस टाइम में वैदिक काल में। सभा तथा समितियों में क्षत्रिय भाग ले सकती थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई कि वैदिक सभ्यता थी जो अपना वो जो वैदिक काल है उसमें क्षत्रिय मतलब ये पुरुषों के साथ सभाओं में समितियों में भाग ले सकती थी। इसका उत्तर होगा हाँ। वैदिक सभ्यता में अध्यक्ष को क्या कहा जाता था भाई? ईशान कहते थे। गविष्ठ शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? युद्ध के लिए। गविष्ठ शब्द का अर्थ है गायों की खोज। गविष्ठ शब्द का क्या अर्थ है? गायों की खोज। स्टार लगा लियो भाई। गायों की खोज। वैदिक सभ्यता में और किस युद्ध का वर्णन मिला है? दशराज युद्ध का। दशराज युद्ध क्या था भाई? दशराज युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में मिलता है। रावी नदी पर लड़ा गया था। कौन सी नदी पे? रावी नदी पर लड़ा गया था। सुदास एवं 10 जनों के मध्य, 10 जन का मतलब सुदास और 10 राजा और थे, उनके बीच में युद्ध होया था। कित होया था? रावी नदी में। और कौन से उसमें मिला इसका वर्णन? 7वें मंडल में मिला है दशराज युद्ध का। रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषणी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पुरुषणी। नदियाँ और उनके प्राचीन नाम, आधुनिक नाम, प्राचीन नाम। कुरुम, करभ, झेलम, विस्ता, काबुल, कुब्बा, चिनाब, अस्किनी, रावी, पुरुषणी, सतलज, स्तुद्री, व्यास, विपाशा, गंडक, सदानीरा, गग्गर, दर्शदवती, गोमल, गोमती, स्वात, सूतसतु।
लो भाई, किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो लो, स्क्रीनशॉट भी ले सको। चलो भाई आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभाजित था? ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था भाई? 4 वर्णों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त का मतलब है जो ये 4 वर्गों में बांट रखे थे भाई, इसका उल्लेख भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान, मतलब ये पिता का गोत मान्य थे, पितृ प्रधान था आर्यों का समाज। समाज की छोटी इकाई परिवार या कुल। पिता मुखिया होता था। अन्य नाम कुलूप। आर्य समाज की अच्छी बातें, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। बाल विवाह प्रथा प्रचलन में नहीं थी। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। यह हमारे ऋग्वैदिक काल में है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? अमाजू। यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बना भाई। जीव को प्रजनन के लिए वेद वेदांगन पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? उपाध्याय। आर्यों का मुख्य पेय सोमरस। आर्यों का मुख्य पेय क्या था? सोमरस। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालना एवं कृषि करना। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। आर्यों का प्रिय देवता इंद्र। पर उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता इंद्र की बजाय प्रजापति को हो गए थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी भाई? लोहा। आर्यों ने किसकी खोज की थी? लोहे की। लोहे को क्या कहा जाता था? श्याम अयश। तांबे को क्या कहा जाता है? लोहित अयस। भारतीयों को लोहे का ज्ञान 8वीं सदी ईसा पूर्व से हुआ। कब से हुआ? 8वीं सदी ईसा पूर्व से हुआ। आर्यों द्वारा कितने प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था? आर्यों द्वारा 3 प्रकार के वस्त्र, वास, अधिवास और उपनिवास। अंदर पहने जाने वाले कपड़ों को क्या कहते थे? नीवी। मतलब एक अच्छे बलियान को क्या कहा जा करता है? नीवी। मनोरंजन के साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ व द्रुत क्रीड़ा। भारतीय परमाणुवाद का जनक। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद को। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद को। अदन्य शब्द किससे संबंधित है? अदन्य शब्द किससे संबंधित है? गाय से। यो हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ा था और इसमें उत्तर वैदिक काल में भी अपने में, ऋग्वैदिक काल में भी अपने में यह है कि अदन्य पशु किसे माना गया था? गाय को अदन्य माना जाता था। पर बेचारी गाय आज भाई रोड़ा बांधा है, कोई इतना कुछ ध्यान नहीं दे रही सरकार इसकी तरफ है ना। तो एक काल युग भी था भाई जिसमें धन की तबद क्या गाय मानी जाती थी। एक तो भाई सब रुपया चाहिए। न मारे जाने योग्य श्रेणी में रखा गया था, लठ भी नहीं मार सका था कोई गाय गए। आज मैं तो बगा कर ट्रक गिला बाचा है, कोई गाड़ी गिला बगा दे है, किधर कूड़ा खाकर मरी पावा भाई। गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड के अथवा देश निकाले की व्यवस्था थी।
गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड अथवा देश निकालने की व्यवस्था थी अपन वैदिक सभ्यता में। व्यापार हेतु दूर तक जाने वाले व्यक्ति कहलाता था पणी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? वेकनाट या सूदखोर। ऋग्वेद में उल्लेखित पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में जो उल्लेख है सरस्वती नदी का, सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का, गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार। हरियाणा में जीके में का भी प्रश्न बन सकता है भाई। वेदों में ऋग्वेद में कि इसका यमुना नदी का भाई कितने बार वर्णन है? तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार। आज भाई पूरा वैदिक काल पढ़ लिया है। अब कल तक करेंगे शुरुआत इसकी ऋग्वेदिक कालीन देवता की और उससे आगे पढ़ेंगे कल। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है भाई। आज के बाद अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और भाई वीडियो ने लाइक दे दियो थारी उससे किसी गरीब भाई का भी भला हो जा। जय राम जी की भाई।